हेलो एवरीवन, आज हम नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग को डिस्कस करेंगे। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग क्या होती है और कैसे इसका यूज़ किया जाता है बायोइन्फॉर्मेटिक्स में, ये हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है ये कंप्यूटर साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पार्ट है, ठीक है। जो कहाँ अप्लाई होता है, बायोइन्फॉर्मेटिक्स में, क्योंकि बायोइन्फॉर्मेटिक्स में भी हम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं, एआई लगाते हैं कई सारे मॉडल बनाने में। तो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग कंप्यूटर साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पार्ट है। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो किसी मशीन को हमारे जो लैंग्वेज है, ह्यूमन लैंग्वेज, उसको समझने के लिए, एनालाइज करने के लिए, मैनिपुलेट और इंटरप्रेट करने के लिए यूज़ की जाती है। तो टेक्नोलॉजी है ये नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जो कहाँ यूज़ करती है, कहाँ यूज़ होती है, ह्यूमन लैंग्वेज को समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए, एनालाइजिंग के लिए, मैनिपुलेशन के लिए और इंटरप्रिटेशन के लिए, ठीक है। तो ये टेक्नोलॉजी का ये सारा यूज़ हो गया। अब इसके कई सारे एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन का मतलब क्या है कि कहाँ कहाँ यूज़ ये हो रही है। तो ये कहाँ यूज़ होती है, देखिए वर्चुअल असिस्टेंट की तरह ये यूज़ होती है। वर्चुअल असिस्टेंट का क्या मतलब होता है कि अगर मान लीजिए कोई चीज़, आप कहीं बैठे हैं, ठीक है, आप एम्प्लॉय कहीं और, मतलब आपका जो बॉस है वो कोई और है, आप कहीं और बैठे हुए एम्प्लॉई हैं, ऐसे वर्क फ्रॉम होम टाइप की चीज़ होती है, वही वर्चुअल असिस्टेंट। मतलब आपको कोई बोल के बता रहा है, आप उसको समझ के काम कर रहे हैं, उसके लिए आपको फिजिकली सामने प्रेजेंट होने की ज़रूरत नहीं है। वर्चुअली हम काम कर रहे हैं, काम करके दे रहे हैं, और हम जो समझ रहे हैं वो काम को, वो किस मेथड से समझ रहे हैं, एनएलपी की मदद से, कि हमें करना क्या है। तो वर्चुअल असिस्टेंट की तरह यूज़ किया जाता है स्पीच को टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए। अगर आपको कोई टेक्स्ट लिखना है, ठीक है, आपको कंप्यूटर में, तो आप बोल के लिख सकते हैं उसको, ठीक है। ट्रांसलेशन करने के लिए कोई भी लैंग्वेज है उसको किसी और लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके हम उसको चेंज कर सकते हैं, ऑटो करेक्ट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि हमने कोई चीज़ लिखी हुई है, कोई पैराग्राफ या टेक्स्ट लिखा हुआ है, कोई पेपर लिखा हुआ है, तो उसमें कई सारी प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, ग्रामेटिकल मिस्टेक हो सकती है, कुछ एरर्स हो सकती हैं, जिसको सही भी कर देता है एनएलपी की मदद से हम उसको सही कर सकते हैं। बायोइन्फॉर्मेटिक्स में कहाँ कहाँ एप्लीकेशन है, देखिए प्रोटीन के स्ट्रक्चर को प्रेडिक्ट करने में, फंक्शन को प्रेडिक्ट करने में, टेक्स्ट माइनिंग करने में। टेक्स्ट माइनिंग का मतलब, जैसे मान लीजिए पबमेड से आपको कोई टेक्स्ट निकालना है या कोई भी आपको पेपर सेलेक्ट करना है, तो आपको कुछ ना कुछ उसमें इनपुट देना होगा ना, कि आपको किस तरीके का पेपर चाहिए। आप 2-4 उसमें कीवर्ड डालेंगे, अपने आप ही वो पेपर खुल के आ जाता है, मतलब वो समझ जाता है कि आप क्या ढूंढना चाह रहे हैं, ठीक है। तो कई सारी चीज़ें आपके सामने वो पेश कर देता है, फिर उसमें से आपको जो अच्छा लगेगा आप उसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से इन्फॉर्मेशन रिट्राइवल है। कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए है, तो जैसे हम गूगल पे डालते हैं इन्फॉर्मेशन, तो हमें कई सारे पेजेस खुल के आ जाते हैं, उसमें कई सारे लिंक खुल के आ जाते हैं, तो उससे हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड। नॉन कोडिंग आरएनए को डिटेक्ट करने में भी इसका यूज़ होता है। डीएनए और आरएनए के स्ट्रक्चर को एनालाइज करने में भी एनएलपी का यूज़ होता है, ठीक है। किस तरीके से यूज़ होता है, ये सब जब आप करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कहाँ पे एनएलपी का यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो ये सारे आपके बायोइन्फॉर्मेटिक एप्लीकेशन हैं, किसके, एनएलपीज़ के, तो इसको आप लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए फेजेस ऑफ एनएलपी, ये भी आपके कोर्स में है कि एनएलपी के कितने फेजेस हैं, उसको भी आपको बताना पड़ सकता है, एग्ज़ाम में आ सकता है। तो एनएलपी के देखिए नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के 5 फेजेस हैं। पहला है मॉर्फोलॉजिकल, दूसरा है सिंटैक्टिक, तीसरा है सीमेंटिक, चौथा है डिस्कोर्स इंटीग्रेशन और पांचवा है प्रैग्मेटिक एनालिसिस। तो देखिए कोई भी जो हम टेक्स्ट, जैसे कोई भी हम टेक्स्ट लिखते हैं, ठीक है, तो उसकी मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस पहले की जाती है। एनएलपी जो होता है उसकी पहले मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस करता है कि हमने क्या लिखा हुआ है। उसके लिए वो क्या करता है, जितना भी टेक्स्ट लिखा होता है उसको वो शॉर्ट पैराग्राफ में तोड़ता है। अगर पैराग्राफ लिखा है तो उसको सेंटेंस में तोड़ेगा, अगर सेंटेंस लिखा है तो उसको वर्ड में तोड़ेगा। मतलब जो भी हमारा पार्ट है, जो भी टेक्स्ट है, उसको स्मॉल स्मॉल पार्ट में डिवाइड कर देता है, और पार्ट ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग उसको, मतलब पार्ट ऑफ स्पीच भी असाइन करता है कि हमने पास्ट टेंस में लिखा है, प्रेजेंट टेंस में लिखा है, कि क्या लिखा है, ठीक है। तो पहले मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस की जाती है, उसको स्मॉल स्मॉल पार्ट में ब्रेक करके, ठीक। उसके बाद सिंटैक्टिक एनालिसिस, उसके बाद ग्रामर चेक की जाती है कि आपने जो लिखा हुआ है, पहले तो उसको छोटे छोटे सेंटेंसेस में ब्रेक कर दिया गया, ठीक है, कहाँ कॉमा लगना है, कहाँ फुल स्टॉप लगना है, वो बता देगा। फिर ग्रामर भी चेक करेगा कि आपने जो लिखा है उसमें ग्रामर की मिस्टेक तो नहीं है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ग्रामर की मिस्टेक नहीं होती, लेकिन फिर भी सेंटेंस करेक्ट नहीं होता। जैसे आपने लिख दिया कि सन राइजेज इन द ईस्ट, ये आपने लिखा हुआ है, लेकिन अगर आपने लिखा है सन राइजेज इन द वेस्ट,
तो भी ग्रामेटिकली तो वो सही ही है, उसमें तो कोई ग्रामर की मिस्टेक नहीं है, लेकिन वो चीज़ की मीनिंग गलत निकल रही है, वो या वो चीज़ गलत लिखी हुई है, ये कौन चेक करेगा? ये अगले स्टेप में चेक होगा सीमेंटिक एनालिसिस में। तो सिंटैक्टिक एनालिसिस केवल ग्रामर चेक करता है, मतलब उसमें सिनर्जिस्टिक इफेक्ट है कि नहीं, सिंटैक्ट है कि नहीं, ये कौन चेक करेगा? दूसरा स्टेप या दूसरा फेज। और तीसरा स्टेप क्या करेगा? मीनिंगफुल रिप्रेजेंटेशन बनाएगा। अगर आपने लिख दिया कि सन राइजेस इन द वेस्ट, तो ये गलत सेंटेंस है, ये तीसरे स्टेप में पता चलेगा, जो कि उसकी एक मीनिंग निकल रही है कि नहीं, वो सेंटेंस सही है कि नहीं, ये बताएगा। ठीक है, उसके बाद डिस्कोर्स इंटीग्रेशन, ये चौथा स्टेप होता है। इसमें क्या किया जाता है कि मान लीजिए कि आपने कोई सेंटेंस लिखा है, तो उसमें जो करंट सेंटेंस है वो प्रीवियस सेंटेंस से किस तरीके से रिलेटेड है, ये भी बताएगा। जैसे मान लीजिए आपने किसी का नाम बार बार लिख रहे हैं कि मोहन ने ये किया, मोहन ने वो किया, मोहन ने ये किया, मोहन ने वो किया, तो बार बार मोहन 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 रिपीट नहीं करेगा, वो अपने आप ही क्या लगा देगा? पहले सेंटेंस में मोहन के बारे में बताएगा, फिर ही वर्ड लगा देगा। या आपने किसी चीज़ के बारे में लिखा हुआ है तो वो इट लगा देगा। तो इस तरीके से वो पहले सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस के साथ इंटीग्रेट करता हुआ चलता है। अगर आपने कोई चीज़ ऐसी लिखी हुई है जो एंड से कनेक्ट हो सकती है या किसी वर्ड से कनेक्ट हो सकता है अगर एक सेंटेंस, तो उसको कनेक्ट कर देगा। बहुत छोटे छोटे सेंटेंस को कनेक्ट करके वो मीनिंगफुल इंटीग्रेशन टाइप का कर देगा। ठीक है, तो डिस्कोर्स इंटीग्रेशन में यही होता है, जिसको आप एक तरीके से और लिख सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ बताया हुआ है कि ये रिलेट द प्रेजेंट सेंटेंस टू प्रीवियस सेंटेंस, प्रेजेंट सेंटेंस को पहले के सेंटेंस के साथ रिलेट भी कर सकता है, ये भी आप लिख सकते हैं। लास्ट है प्रैग्मेटिक एनालिसिस। प्रैग्मेटिक एनालिसिस में क्या, आपने टेक्स्ट सब कुछ लिख लिया, सब ग्रामर चेक हो गया, मीनिंग चेक हो गया, ठीक है, उसके बाद वो पहले और दूसरे सारे सेंटेंस एक दूसरे से कनेक्टेड भी हैं, लग रहे हैं। उसके बाद क्या होगा कि जो पूरा टेक्स्ट है वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है, ये आपको प्रैग्मेटिक एनालिसिस या ये लास्ट फेज में पता चलता है कि आपने पूरा कंटेक्स्ट, जो भी आपका कंटेंट है वो आपने लिख लिया, उसका क्या एब्स्ट्रैक्ट है, उसमें क्या कहने की कोशिश की गई है, ये आपको प्रैग्मेटिक एनालिसिस से पता चल सकता है। तो वही लिखा है, देखिए लास्ट फेज ऑफ एनएलपी, इंटरप्रेट द क्वालिटी ऑफ टेक्स्ट, मतलब टेक्स्ट की क्वालिटी क्या है, क्या उससे हमें पता चल रहा है, व्हाट डज द इफेक्ट ऑफ एंड पर्पस ऑफ द टेक्स्ट, मतलब जो भी टेक्स्ट लिखा है उसका क्या इफेक्ट निकल करके आ रहा है, क्या पर्पस पता चल रहा है, या क्या इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है। ये हमारा प्रैग्मेटिक एनालिसिस की, मतलब कि कोई भी चीज़ है वो किस बारे में लिखी गई। जैसे मान लीजिए बहुत लंबे चौड़े कई सारे सेंटेंस लिख दिए गए हैं, तो उसमें आपको ये पता चल जाएगा, जैसे हम तब से ये पढ़ा रहे हैं आपको एनएलपी, तो आपको इतना तो समझ में आ गया है ना कि हमने पढ़ाया क्या। इसका प्रैग्मेटिक एनालिसिस क्या होगा कि हमने एनएलपी पढ़ाया और उसके फेजेस पढ़ाए, यही इसका प्रैग्मेटिक एनालिसिस है कि ओवरऑल क्या हम बोल रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि हम आप लोगों को QSAR पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो इतना तो आपको पता चल जाएगा एनएलपी की मदद से कि वो क्या कहने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। तो ये आपका हो गया एनएलपी के बारे में, इतना ही आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। इसको देख लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। अगर मेरे पास टाइम होता है तो मैं आपको एक दो और टॉपिक के भी नोट्स और वीडियोस अवेलेबल करवा दूंगी, वरना जितना मैंने अवेलेबल करवा दिया उसको तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, ठीक है। ऑल द बेस्ट सबको, थैंक यू।